नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषयों पे बात करेंगे, ऐसे टॉपिक को चुनेंगे जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे हाल ही में 16 अगस्त को बीईओ का एग्ज़ाम हो रहा है, खंड शिक्षा अधिकारी का। वो पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। वैसे भी तमाम एक दिवसीय परीक्षाएं जो हैं, चाहे सिविल के एग्ज़ाम में हमेशा प्री का एग्ज़ाम वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और उस एग्ज़ाम को हल करने में, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, इस विषय पे मैं बात करूँगा। आपको किसी भी चैनल पे शायद इन विषयों पे बात करने का या सुनने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि अधिकांश लोग बच्चों की, अभ्यर्थियों की इन समस्याओं पे ध्यान नहीं दे पाते कि किस तरह की समस्याएं एग्जामिनेशन हॉल में आती हैं, तो उससे अभ्यर्थी कैसे निपटें, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती का समाधान कैसे हो, इन विषयों पे मैं आज आपको इस चैनल पे बात करने के लिए आया हूं। और इस चैनल पे आगे चल के भी परीक्षा संबंधित तमाम मुद्दों पे आपको जानकारी मिलेगी। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए कि आगे आने वाले समय में भी परीक्षा संबंधित विभिन्न विषयों, विभिन्न मुद्दों, विभिन्न समस्याओं का समाधान आपका कैसे होगा। और ये समाधान के रास्ते हम आपको रेगुलर, नियमित अंतराल पे सुझाते रहेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा को हल करने की आपकी रणनीति क्या होगी। और ये रणनीति जो है इन विषयों पे है कि आपको कैसे हल करना है प्रश्नों को हल करते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए, ये देखना है कि वस्तुनिष्ठ, देखिए हेडिंग क्या है। हेडिंग है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने की रणनीति। हमने यहाँ पे आपको टोटल टाइम दिया है कि किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर कितने समय का होता है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर यूपीएसआई का आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसका पेपर जो है 2 घंटे में 160 प्रश्न रहते हैं। अब सवाल है कि हम कैसे इन प्रश्नों को हल करें। ये हल करने की रणनीति पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे हैं जो उनको समस्याएं आती हैं कि क्या दिक्कत हमें होती है। 2 तरह की दिक्कत होती है, इन दिक्कतों पे गौर करना है कि प्रश्न हल करते समय बच्चे का टाइम कम हो जाता है। 2 घंटे की समय सीमा निर्धारित है एग्जामिनेशन हॉल में, और कभी कभी ये होता है कि बच्चा 130 प्रश्न या 120 प्रश्न हल किया, तब तक उसका टाइम ओवर हो गया, उससे आपकी आंसर शीट छीन ली जाती है, आपको परीक्षा हॉल के बाहर जाना पड़ता है। अब अफसोस ये होता है कि 30 प्रश्न जो हमारा छूटा, वो छूटने की वजह से हम जब बाहर निकल के देखते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं कि 30 प्रश्न ऐसे थे जिसको अगर मैं पढ़ पाता, मैं देख पाता, तो मैं मुश्किल से उसमें से 2-3 प्रश्नों को छोड़ के लगभग 26-27 प्रश्नों को मैं सीधे हल कर लेता, मेरे सही हो जाते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो प्रश्न मैं देख ही नहीं पाया क्योंकि टाइम शॉर्टेज हो गया। अब उसी समय का प्रबंधन हमें करना है। दूसरा आता क्या है कि आते हुए प्रश्न मुझसे गलत हो जाते हैं, कहीं पढ़ने में एरर हो जाती है, या परीक्षा का डर, या परीक्षा देते समय उत्पन्न भय कि मैं कहीं फिर इस एग्ज़ाम में फेल न हो जाऊं, मैं इस दौर को, जो प्रारंभिक लेवल का दौर है, कहीं मैं पास करने से चूक न जाऊं, उस वजह से आते हुए प्रश्नों की गलतियां होती हैं। अब इन गलतियों से कैसे बचें? इन गलतियों से बचने का सबसे बेहतर उपाय है कि प्रश्नों को हल करते समय आपके पास बेहतर समय का प्रबंधन भी हो। अब वो प्रबंधन कैसे हम करें, इस पे हमें गौर करना है। अब इस पे गौर करने के लिए हमने आपसे अभी चर्चा की कि 2 आवर का पेपर होता है, 160 प्रश्न होते हैं। अब 160 प्रश्नों को समय के अंतर्गत हल करने के लिए हमें करना क्या होगा कि पहले हमें अपनी पढ़ने की स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी। इस समय आप देख रहे हैं कोरोना काल में बहुत से छोटे बच्चों का तमाम स्कूल ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं और ऑनलाइन पेपर भी होते हैं। हमने भी देखा है नज़दीक से उन बच्चों को कि बच्चे
10 प्रश्न जो हैं 2 से 3 मिनट में कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? पढ़ने की उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा के प्रश्न हल करते हैं तो चूंकि प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और पढ़ते हैं, उनको आता है, जैसे ही आया उन्होंने प्रश्न को टिक कर दिया। अब इसको टिक करने का तरीका क्या होगा? देखिए, आप हमेशा देखेंगे कि कोई भी पेपर हो, अगर 150 प्रश्न है, 160 प्रश्न है, 120 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, उसका ट्रेंड क्या होता है? अमूमन ये माना जाता है कि लगभग 45 से 50% प्रश्न बहुत आसान होते हैं, हल्के होते हैं। उसमें आपको बहुत सोचना नहीं है, उन प्रश्नों को हल करने में बहुत समय आपको नहीं लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको उदाहरण देते हैं कि प्रश्न ये पूछा गया कि वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्री कौन हैं। अब ये 4 विकल्प जैसे ही आपने प्रश्न पढ़ा, आपको तुरंत दिमाग में आ गया कि निर्मला सीतारमण। ऐसे ही प्रश्नों की प्रकृति होती है कि कुछ प्रश्न हल्के होते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न मध्यम आकार के होते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न कठिन होते हैं। जब हम प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करेंगे तो जो मध्यम आकार के प्रश्न होंगे, सबसे पहले हम सरल प्रश्नों पे जाएंगे। हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम प्रश्नों को पढ़ते गए, जैसे पहला प्रश्न पढ़े, ये प्रश्न आया, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि भारत के वित्त मंत्री कौन है, हम तुरंत दिमाग में आ गया कि निर्मला सीतारमण, हमने टिक कर दिया। अगला प्रश्न पढ़ा, फिर अगर वो नहीं आया छोड़ दिया। अब उसमें हमें समय नहीं गंवाना है, हमें उस पर जोर नहीं लगाना है। नहीं आया, ये लगा मुझे कि इस प्रश्न को अगर मैं सोचूं 1-2 मिनट तो मैं इसको हल कर सकता हूं, छोड़ दीजिए प्रश्न, आगे बढ़ जाइए। तीसरा, वो भी नहीं आया, फिर आगे बढ़िए। चौथा, 5वां, जो प्रश्न आते गए करते जाइए, जो प्रश्न आते गए करते जाइए। जिन प्रश्नों में आपको समय लगाना है या थोड़ी मेहनत करनी है, उन प्रश्नों को आप छोड़ते जाइए। अब देखेंगे, गौर करेंगे कि ये 45 मिनट में आप 150 प्रश्नों को एक बार पढ़ के जो प्रश्न आए उसको ठीक कर लिए, तो आपका लगभग 50% प्रश्न, 75 प्रश्न आपके एकदम सही हो जाएंगे। अब बचे हुए 75 प्रश्नों में सेकेंड राउंड, मतलब पहले बार में आपने 150 प्रश्नों को पढ़ लिया, पढ़ते हुए खत्म कर दिया, प्रश्न जो आए उसको हल करते गए। अब दूसरी बार जो हम लौटेंगे तो हमें उन प्रश्नों पे गौर करना है जो छूट गए हैं। अब हमें ये नहीं करना है कि उन प्रश्नों को देखना है कि जो हमने कर लिया है, अब उन प्रश्नों को हल करते जाइए। अब उन प्रश्नों को जब हल करेंगे तो उसमें लगेगा कि आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड अगर समय दिए तो उन प्रश्नों को हल करते गए, और जो प्रश्न लगा कि नहीं 2-3 मिनट समय ले सकते हैं, उन प्रश्नों को आप छोड़ते जाइए। फिर जैसे जैसे करते जाएंगे आप, तो अगले 40 मिनट में 25% प्रश्न आप हल कर ले गए, यानी 75% प्रश्न आपके हल हो गए। उसके बाद जो है बचे हुए समय में अब केवल आपके पास जो है प्रश्नों की जो संख्या है वो लगभग 30 से 35 प्रश्न आपको करने होंगे हल, और समय है 35 मिनट। अब जो जटिल प्रश्न है उस पे हम समय देंगे। अब जटिल प्रश्नों पे हम समय देंगे, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे। अगर निगेटिव मार्किंग प्रणाली है तो हम उन्हीं जटिल प्रश्नों को हल करेंगे जो हमें परफेक्ट आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर निगेटिव प्रणाली नहीं है तो हम उन प्रश्नों को अब हल करते जाएंगे, उसमें टाइम देंगे। एक चीज और गौर करना है, बहुत से एग्जाम में ऐसे होते हैं कि मैथ और रीजनिंग के पोर्शन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्जाम होते हैं। अब मैथ की प्रकृति ऐसी है कि उसमें 10 से अगर 12 प्रश्न आते हैं, जैसे बीओ का एग्जाम 16 अगस्त को होने वाला है, तो 5-6 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं लगेगा। लेकिन 5-6 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो समय देना है वो तीसरे स्लॉट में देना है, क्योंकि अगर हम उसमें उलझ गए पहले या दूसरे स्लॉट में ही तो लास्ट में हमारे 20 से 30 प्रश्न में जो छूटने की संभावना रहती है, फिर हम उसी के शिकार हो जाएंगे। तो हमें अंतिम समय में अपनी रणनीति जो है मैथ के प्रश्न है, फिर उसी तरह रीजनिंग के जो प्रश्न है, अगर रीजनिंग 15 प्रश्न आते हैं तो अमूमन ये माना जाता है विभिन्न एग्जामों के ट्रेंड को देख के जो एनालिसिस रिपोर्ट है उसके आधार पर हम दावे के साथ कर सकते हैं कि अगर 15 रीजनिंग के प्रश्न आते हैं तो 8 प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन बाकी के 7 प्रश्नों के लिए आप जो है अंतिम तीसरे चरण के स्टेज में आप समय दीजिए, उसका एनालिसिस करिए और उसको हल करने की कोशिश करिए। तो बहुत सी संभावनाएं हैं कि आपके 75% तक प्रश्न जो है रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, हल हो जाएं।
आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे कि हमारे रीजनिंग के बहुत से प्रश्न छूट गए, मैथ के प्रश्न बहुत छूट गए। हमने इस रणनीति की चर्चा इस मकसद से की कि बहुत से बच्चे एग्जाम में करते क्या हैं कि जैसे मैथ का सवाल है, अगर कोई मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मैं मैथ कर लूंगा, मुझे मैथ सारा आता है, लेकिन उसके चक्कर में वो समय ज़्यादा देता है। जब समय ज़्यादा देगा तो जीएस के जो अन्य प्रश्न है उसके छूटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जब छूटने की संभावना है तो अगर मैथ 15 प्रश्न आए, आप 100 में 100 मैथ, 15 में 15 आपने कर लिया, तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो जीएस के अन्य कोर हैं, जीएस के अन्य प्रश्न हैं, उसको छूटने की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी। और यही समस्या है कि बहुत से बच्चे हमेशा ये शिकायत करते हैं कि इस बार मैं 2 प्रश्नों से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से चूक गया, या 4 प्रश्नों से मैं एग्जाम के प्रथम चरण को पास करने से रुक गया। इसी तरह से आपको जो है 150 प्रश्नों के संदर्भ में यही आपको रणनीति आजमानी होगी। जो प्रश्न 120 प्रश्न आते हैं उससे आपको इन रणनीति पे इसलिए अमल करना जरूरी है कि हमेशा ये लगता है कि हमें आते हुए प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो क्यों गलत हो रहे हैं? तो प्रश्नों को रीड करने की शैली और स्पीड का वो प्रबंधन अगर नहीं हो पाता है तो आपसे प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बहुत रहती है। क्योंकि जब एग्जाम में व्यक्ति बैठता है या छात्र बैठता है, उसको दिक्कत क्या होती है, इस चीज़ को हमने महसूस किया और बहुत से बच्चे बातचीत के दौरान इसका रहस्य उद्घाटन करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल का जो भय है वो दिमाग में शुरू से ही हौवा खड़ा कर देता है। उस हौवे से बचने के लिए हमेशा हमें करना क्या है कि किसी भी पेपर को कोशिश ये करिए कि 3 बार आप पढ़ें। और 3 बार पढ़ने के लिए बेटर यही है कि पहली बार में आप तेज़ी से क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो आता गया उसको टिक करते जाइए, जो नहीं आया उसको छोड़ते जाइए। तो आप देखेंगे कि बहुतायत में प्रश्न जो है काफ़ी आपने कर लिया है। और जब सेकेंड राउंड में आएंगे तो आप उन प्रश्नों को हल करिए जिसमें आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड समय देना हो, उसको हल करिए। और लास्ट में जो है तीसरे चरण में जो है आप प्रश्नों को हल करने की रणनीति अपने अंदर डेवलप करिए। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि अपने निकट के प्रतिभागियों की तुलना में आपका जो स्कोर होगा वो बहुत बेहतर होगा। और हमेशा आप एग्जाम के प्रत्येक चरण में जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं क्वालिफाई करने की क्षमता बढ़ जाती है। यूपीएसआई में खास तौर पे बच्चों की ये कंप्लेन रही है कि मेरा रीजनिंग का 30 प्रश्न छूट गया, मेरा मैथ का 20 प्रश्न छूट गया। सर समस्या तब हो गई जब मैं बाहर निकल के देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जो 30 प्रश्न छूटे थे उसमें से मैं 28 प्रश्न कर सकता था, लेकिन उसमें मैं 0 हो गया। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को हल करते समय अगर समय प्रबंधन की कुशल रणनीति आप अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए तो ये आपको समस्या पैदा करेगी। और इसी समस्या की वजह से वो जो है आप मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और निकट भविष्य में आपको एग्जाम के संदर्भ में जो भी चुनौतियां आएंगी और उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा और उसको मैं आपको हमेशा उपलब्ध कराऊंगा। इसके लिए आप ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और शेयर करिए और लगातार इस वीडियो को आप देखिए। और आगे आने वाले समय में भी आपको इस संदर्भ में हमेशा आपको वीडियो मिलेगी कि जो परीक्षा संबंधित जो भी सामग्री होंगी, जो भी चुनौतियां होंगी, जो अक्सर अभ्यर्थियों से बातचीत करने पे महसूस भी होता है, हम लोगों ने भी अनुभव किया है कि उन चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए और कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। नमस्कार।